एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ड्रीमर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्क, पावर एंड एनर्जी और आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होता है? मान लीजिए ये मार्कर है जिसको मैंने एकदम से नीचे छोड़ा तो ये क्या हुआ? नीचे आया। तो क्यों आया? किसके कारण आया? मान लीजिए एम मास का मार्कर है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे क्यों आ रहा है? नीचे जरूर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसके कारण ये मार्कर नीचे आ रहा है। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो बल एक्ट कर रहा है नीचे साइड में, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज एन फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स होता है अमंग 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। वीकेस्ट फोर्स होता है। जो 4 प्रकार के फोर्स होता है यूनिवर्सल में, उसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशनल लॉ जो है किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो इनका लॉ हम देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए ये m1 मास की और ये m2 मास के 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये कितने डिस्टेंस में है? r डिस्टेंस में है। तो जिस तरीके से मैग्नेट के s पोल और n पोल के बीच में एक फोर्स एक्ट करता, उसी तरीके से इन दोनों मासेस के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। m1 और m2 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो फोर्स, और जो r है इसके क्या हो जाएगा? इनवर्सली, क्या नाम से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक ना एक कोई सा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो G है ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो G की वैल्यू होती है वो हर जगह सेम होती है। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है हर जगह सेम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इसके आगे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। 1 2 3। अब इसके आगे का हम इधर देखते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? F इज इक्वल्स टू आ गया कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस G की यूनिट निकालनी है। तो ये G यहाँ के यहाँ रहेगा, यहाँ पे F r स्क्वायर m1 और m2। ठीक है, F की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। R की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और m1 m2 kg स्क्वायर। तो G इज इक्वल्स टू होता है क्या? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू जाएगी? कैपिटल G की। ये कैपिटल G की हमारी वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसकी? इसके ग्रेविटेशन फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता, लाइक एयर, वाटर, इन सब पे ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? हमारा वीकेस्ट फोर्स होता है। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ग्रेविटेशन फोर्स के। तो मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, और ये जो है किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता, लाइक एयर, वाटर, और इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स दैट स्मॉल g की। अब स्मॉल g की बात करते हैं तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें। ड्यू टू ग्रेविटी इट मीन्स दैट स्मॉल g की।
तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के द्वारा जनरेट किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन जनरेटेड बाय gravity is known as acceleration due to gravity। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। अर्थ से हम अपवर्ड जाएंगे और डाउनवर्ड आएंगे तो क्या होगा? स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। और पोल्स पर क्या होता है? पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या? इक्वेटर पे जो होती है स्मॉल जी की वैल्यू वो मिनिमम होती है। इक्वेटर लाइन पे क्या होगा? हमारा स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगी। इक्वेटर लाइन पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। और पोल्स पर क्या होगी? पोल्स पर जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम रहेगी। और अर्थ से हम ऊपर जाएंगे और अर्थ से या फिर हम नीचे आएंगे तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। ठीक है, अर्थ से ऊपर और नीचे जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और इक्वेटर लाइन पर जी की वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम। बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, मान लीजिए ये एक अर्थ है, इसका मास क्या है? कैपिटल एम, और इसकी रेडियस क्या है? रेडियस इसकी है आर, और इस पर हम बैठे हैं ये इसकी सरफेस पे, और हमारा मास कितना है? स्मॉल एम। हमारा मास कितना है? स्मॉल एम है। तो इसके इन दोनों बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा और कौन सा फोर्स होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। तो जो फोर्स क्या होता है हमने पढ़ा था पहले, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G तो सब जगह सेम होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ पे m1 हमारे क्या है? m, और m2 क्या है हमारा? स्मॉल m। तो स्मॉल m और कैपिटल m, और यहाँ पे r हमारी यही आर स्क्वायर। ठीक, अभी फोर्स क्या होता है? फोर्स की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें, m मास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका जो मास है m है। ठीक है, इसको मैंने जस्ट ऐसे छोड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होता है? वैसे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फोर्स हमारा मास इंटू जी। तो वेट क्या होता है? वेट भी यही होता है, m इंटू जी होता है। तो वेट कुछ नहीं होता, वेट वो होता है कि जो हमारा अर्थ है, जो फोर्स हमारे अर्थ लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट कहते हैं, m इंटू जी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो एम जी इज इक्वल्स टू जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी m अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू तो हमने पहले देखी थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल जी की। मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू होती है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24। और आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है, ये सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जी की वैल्यू को निकालते हैं। ये इसका एक डेरिवेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? जी में वेरिएशंस की, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशन ऑफ जी की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है और इसमें कोई एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये लिफ्ट क्या है? ऊपर की ओर जा रही है, एक कांस्टेंट। इसमें एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे a है।
तो कोई लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन कितना है a, तो इस कंडीशन में जो आदमी इसमें बैठा हुआ है वो एक्सपीरियंस करेगा लार्जर वेट देन दैट ऑफ इस ओरिजिनल वेट, मतलब कि उसको अपना वेट जो है वो बढ़ा हुआ लगेगा अपने ओरिजिनल वेट से। एन एक्सेलरेशन ऑफ a, देन मैन सिटिंग इन इट एक्सपीरियंस अ लार्जर वेट देन दैट ऑफ ओरिजिनल वेट। तो हमारा इस कंडीशन में जो इंक्रीज्ड वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड वेट कितना हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में, W इज इक्वल हो जाएगा mg प्लस mn। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ मैन है, मास ऑफ मैन। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, अभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, अब जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, ये नीचे की ओर आ रही है, इसमें कितना एक्सेलरेशन है, मान लीजिए भाई a, तो कोई लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, उसमें कोई इंसान बैठा हुआ है और वो लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो इस कंडीशन में इंसान जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसको जो वेट है वो अपने वेट से, ओरिजिनल वेट से कम वेट लगेगा। ठीक है, वेट ऑफ ओरिजिनल। तो इफ लिफ्ट कम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, देन मैन सिटिंग इन इट एक्सपीरियंस लेसर वेट एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेट। तो इस कंडीशन में उसका जो डिक्रीज्ड वेट है वो क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज्ड वेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड वेट उसका हो जाएगा mg माइनस ma, और यहाँ पर भी m क्या है, m इज इक्वल टू है मास ऑफ मैन। अब थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई इंसान किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है और वो ऊपर या नीचे जा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी है उसमें, मतलब वहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वहां पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन क्या है वहां पे 0 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो वेट है वो उसको अपना ओरिजिनल वेट ही एक्सपीरियंस आएगा, ना ही हमारा उसका वेट उसको बढ़ता हुआ लगेगा ना ही घटता हुआ लगेगा, जो उसका ओरिजिनल वेट है उसको वही वेट लगेगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन। तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन देन देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ मैन। इस कंडीशन में इसका वेट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इसका वेट क्या होगा, जो वेट होगा मैन का वही होगा, वेट ऑफ मैन यही होगा। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन हमारी है वो क्या है कि मान लीजिए कोई लिफ्ट है और ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, और सडनली क्या हो रही है, इसकी जो रस्सी है वो टूट जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्री फॉलिंग मोशन अकर्स होगा। तो इस कंडीशन में जो इंसान का वेट होगा उसको क्या लगेगा, इस कंडीशन में उसका जो वेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इट मीन्स दैट उसको वेटलेसनेस लगेगा। इस कंडीशन में उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन होगी कि जब लिफ्ट हमारी कमिंग डाउन आएगी और रस्सी उसकी टूट जाती है अचानक से, तो फ्री फॉलिंग मोशन उस कंडीशन में अकर करेगा और उस टाइम जो है इंसान को कैसा लगेगा, वेटलेसनेस लगेगा और इस कंडीशन में उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाती है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब लास्ट हम एक नोट देखते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इक्वेटर लाइन पर जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसीलिए इक्वेटर लाइन पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है, तो इसीलिए क्या होता है, जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, इक्वेटर लाइन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम नोट लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर लाइन, सो दैट्स वाई rocket launching centers are established on equator line। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो मिनिमम होती है इक्वेटर लाइन पे, इसलिए रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स जो हैं वो इक्वेटर लाइन पर बनाए जाते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेनेट एंड सैटेलाइट। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।